मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान के बारे में एक चीज कही जाती है कि जहाँ सोने की धरती है और चांदी का आसमान है, यानी जो धरती विरासत से समृद्ध है और जिसका एक इतिहास है। और इसलिए जब परंपराओं का, उत्साह का कोई चर्चा होती है तो राजस्थान के बारे में एक शब्द में अभिव्यक्ति होती है कि राजस्थान क्या है। राजस्थान वो है जहां जीवन उत्सव की तरह जिया जाता है। इसलिए राजस्थान के बारे में कहते हैं राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। जहां उत्सव है वो राजस्थान है। लेकिन ये खूबसूरती दुबई की धरती पर और बढ़ गई जब केवल राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों से आए हुए लोग, जिन्होंने विदेश की धरती को भी अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने परिश्रम से भारत के स्वाभिमान को बहुत ऊंचाइयों तक सब लोग लेके गए हैं। सिंध से हिंद और सिंधी से हिंदी, हिंदी से सिंधी। मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं कई बार तो एक शब्द आता है पुरुषार्थी। और इसलिए मैं जब इस व्यापक समाज को देखता हूं तो इस कौम के प्रति मेरा मन श्रद्धा के भाव से जग जाता है कि मैंने इस पूरे समुदाय में, पूरे देश में घूमते घामते छोटा काम भी करते हुए देखा, लेकिन परिश्रम के साथ में काम करते हुए देखा, ईमानदारी के साथ में। और जो अपने पैरों पर खड़ा होके परिवार का पोषण भी करता है, समाज का भी करता है और देश की अर्थगति में योगदान देने का जो सबसे बड़ा समाज है, जिसको पुरुषार्थी कहते हैं, लेकिन वो सिंधी समाज आज भारत की पूरी दुनिया में ताकत बनकर खड़ा है। इसलिए मैं खासतौर पर जब मुझे निमंत्रण मिला, लेकिन इसमें एक खूबसूरती और जुड़ गई। व्यक्ति जब जीवन में से चला जाता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जो आया वो जाएगा ही। लेकिन जिसका जीवन अमर हो जाए और वो किसी मकसद के लिए, तो मैं अमर शहीद हेमू कालाणी जी का इतिहास पढ़ रहा था। 19 वर्ष का नौजवान जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उसका शौर्य और उसकी शहादत ने भारत के इतिहास को अमर कर दिया, कौम को भी अमर कर दिया और भारत के इतिहास को भी उजला कर दिया। इसलिए मैं अमर शहीद हेमू कालाणी जी की जन्म शताब्दी है, मैं उनके इस जन्म शताब्दी के वर्ष के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगवान झूलेलाल वरुण के अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि वो समय था जब हम लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, खतरे होते थे, लेकिन उन खतरों के बीच में हमें शरण मिलती थी झूलेलाल जी की। देवता के रूप में एक इस पूरी कौम को जिन्होंने दिशा देने का काम किया, कैसे भूला जा सकता है राजा दाहर सेन के गौरव गाथा को। और इसलिए किसी कवि ने लिखा भी है कि हमने वरुण देव के रूप में झूलेलाल के गीत गाए हैं, हमने वरुण देव के रूप में झूलेलाल के गीत गाए हैं, हमने सिंध के राजा दाहिर सेन की गौरव गाथाएं सुनी है, हमने सिंध पर हुए आक्रमण और देश के विभाजन के कारण प्रवचन की वेदना को भी देखा है। अपनी जन्मभूमि से दूर, अन्य समुदायों से अधिक पूरी शिद्दत के साथ जिन्होंने देश की संस्कृति को पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ जिया है, वो समाज सिंधी समाज है। आज मैं देखता हूं कि पूरी दुनिया में कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं, लेकिन मैं ये भी देखता हूं, क्योंकि मैं राजनीति का व्यक्ति हूं और बहुत समाज के तबकों के लोग आते हैं, जो सबसे कम डिमांड करता है और पीछे खड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए जीता और मरता है, वो सिंधी समाज है। कोई व्यापार हो, उद्यम हो, समाज सेवा हो, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं जयपुर में हूं तो एक बड़ी बिरादरी है। ठीक है, हम कभी
किसी पद पे किसी परिस्थिति में उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि जो कभी दरवाजे पर डिमांड करने नहीं आता और जब जरूरत होती है तन की, मन की और धन की, वो सबसे आगे मिलते हैं। मैं जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैं इसलिए नहीं रोक पाया कि एक ऐसी पुरुषार्थी कौम जो आज भी उसी शिद्दत के साथ, क्योंकि उद्गम उस जगह से है जिसके बारे में कहा जाता है कि यूना मिस्र रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण, अवशेष और उससे उपजी हुई संस्कृति, जो दुनिया की कोई ताकत इस सनातन संस्कृति को मिटा नहीं सकती, उस संस्कृति का अंश और अवशेष लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि साक्षात वरुण देव भगवान का भी आशीर्वाद और भारत माता भी आपकी शिद्दत को निश्चित रूप से देखकर मुस्कुराती होगी। दुबई के बारे में कई बार ये होता है कि व्यक्ति का आना और एक अपने आप में संस्कार होता है। मैं एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष जरूर हूं, सियासी व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन ये मंच सियासत का नहीं है। राजू जी ने तो भावनात्मक रूप से कुछ चीजों की जिक्र कर लिया, लेकिन राजनीति से ऊपर समाज है, देश है। हमें सिखाया भी यही जाता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। मुझे आज ये खुशी है कि मैं विदेश यात्राएं कम करता हूं क्योंकि मेरा काम धरातल पर, जमीन पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जब भी कभी कहीं गया या विदेश से आने वाले लोग जो मिले, उन्होंने जो बात कही, तो इस बात के लिए गौरव हुआ कि वास्तव में भारत बदल रहा है। मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है आपको? लोगों ने कहा कि हमारे पासपोर्ट की कदर हो गई, यानी इंडियन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में यदि सम्मान मिलता है तो यही तो बदलता भारत है कि उसकी ताकत क्या है। लोग व्यंग करते थे कि देश का प्रधानमंत्री टूरिस्ट वीजा लेकर आया है, पर मैं आज देखता हूं कि युद्ध की विभीषिका के बीच भी यदि दुनिया कहीं देखती है, समाधान ढूंढती है, तो भारत की तरफ देखती है। इसका समाधान कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है। मित्रों, आप वाकिफ हैं, दुनिया में जितनी महामारियां आई, बीमारियां आई, हमारे देश तक वैक्सीन पहुंचने में बरसों लग जाते थे। कहीं 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, किसी वैक्सीन को 54 बरस लगे। भारत की बौद्धिक क्षमता की ताकत क्या है और भारत दुनिया के बारे में क्या सोचता है, आसान काम नहीं था। मैं राजनीति का व्यक्ति हूं, लेकिन मन में कई बार थोड़ी निराशा भी आती थी कि ये विरोधी लोग जो कभी प्रधानमंत्री को कहते थे कि टूरिस्ट वीजा लेके घूमता है, हैदराबाद और पूना की लैब में टाइम पास कर रहा है, दुनिया में कोरोना का आक्रमण है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंचों पर इस बात की चर्चा होती थी कि सबसे ज्यादा कोई चुनौती पे है तो इतनी बड़ी आबादी का देश भारत है, तो भारत का क्या होगा। लेकिन आप सब ने देखा कि कोरोना की लड़ाई में दुनिया के सामने मजबूती से लड़ने का काम किसी ने किया, भारत ने किया। और वैक्सीन जो सपने जैसे होती थी, नेतृत्व सबल और सक्षम होता है, तो भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं, अपनी 2-2 वैक्सीन बनाई और हमें केवल भारत के लोगों का रक्षण नहीं किया, वसुधैव कुटुंबकम की उस उदात्त भावना को जिंदा किया और 25 देशों को हमने निशुल्क वैक्सीन भी दी और उनके साथ दुख में खड़े रहे। लोग पूछते हैं कि बदलता भारत क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं, समय की तो मर्यादा निश्चित रूप से होगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करूं। लेकिन मित्रों, आप यहां हैं, दुबई में हैं, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया, अच्छा व्यापार है। लेकिन जब हम अपने देश के नक्शे की तरफ देखते हैं, मैं गांव से आता हूं, बात तो छोटी है पर असर बड़ा है।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि मुझसे कोई पूछे कि भारत की खूबी बताओ, आपसे पूछूंगा तो आप भी बताओगे, लेकिन दुनिया में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और भारत के लोगों ने अनेक रंगों में, अनेक तकलीफों में, चुनौतियों में इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है, प्रिजर्व रखा है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विडंबना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं टॉयलेट बनाइए, तो दुनिया के देश हंसते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, प्रधानमंत्री अपील करता है टॉयलेट बनाइए। लेकिन बात मार्मिक थी। मैं देखता था अपने घरों में, परिवारों में, गांव में, मेरे माताजी से लेकर गांव की महिलाएं अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उनके आरोग्य को, उनकी सुरक्षा को, उनके सम्मान को चुनौती थी। लेकिन यदि नेतृत्व में दृढ़ता हो तो उसी लाल किले से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई बात ने इतना असर किया कि देश में 10 करोड़ टॉयलेट्स बने और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला। बैंक का खाता आपके लिए सामान्य बात होती होगी, पर आपको ताज्जुब होगा कि 14 में और आज तक, 14 से लेकर आज तक देश में कोई 1, 2, 9, 100 खाते नहीं खुले। 47 करोड़ बैंक के खाते खुले। अब कोई कह सकता है जी खाता खुलना कौन सी बड़ी बात है, पहले क्यों नहीं खुलवाए? क्यों वो विधवा रोती थी कि मेरे पेंशन का पैसा कोई खा गया? क्यों कोई स्टूडेंट कहता था मेरी स्कॉलरशिप मेरे खाते में जमा नहीं हुई? क्यों कोई विकलांग कहता था कि मुझे मेरे हक का पैसा नहीं मिला? आज देश का प्रधानमंत्री यदि 1 रुपया इन पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए भेजता है तो 100 का 100 पैसा उसके खाते में जमा होता है और वो सम्मान की जिंदगी जीते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन देश में ऐसे बहुत लोग थे जिनके सर पे छत नहीं थी। आज भारत के 3 करोड़ लोगों के सर पे छत है, वो सम्मान के लिए उनको आसरा मिला है। ये भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने ही दिया है। किसी भी देश की, हमने यहां शहादत की जिक्र किया, हेमू कालानी जी का जिक्र किया, लेकिन किसी देश की सीमा, किसी देश की सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मसला होता है। देश के जमीर के लिए शहादत दी जाती है, लेकिन देश की ताकत कमजोर हो जाए तो भारत के बारे में प्रचलित था कि इनकी सेना 303 तक सीमित है। यह अलग बात है कि आपने देखा होगा किस तरीके से भारत की सेना ने अलग अलग समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि भारत की सेना भी आज आत्मनिर्भर बनी है। हम लोग विदेशों से हथियार को आयात करते थे, आज भारत 411 तरीके के रक्षा उत्पाद बनाता है, डिफेंस एपरेटस बनाता है और 25 देशों को हम लोग निर्यात भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत की सेना की ताकत है। बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके आधार पर हमने देश को बदलते हुए देखा है। तिरंगे का मान हुआ है। मैं देख रहा था किस तरीके से देश में एक मसला चलता था भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का। हम लोग सनातनी लोग हैं, आस्था रखते हैं, इसका किसी धर्म, मजहब और पंथ से ताल्लुक नहीं, लेकिन आस्था के लिए यहां तो शहादत हो जाती थी, तिरंगे के लिए शहादत होती थी। 2 बड़े फैसले हुए, देश में पत्ता नहीं हिला और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जिस तिरंगे को, देश के मान को, तिरंगे को और संविधान को जलाया जाता था, पूरी दुनिया में हमें बदनाम करने की कोशिश हुई। लेकिन आज भारत का तिरंगा उसी कश्मीर घाटी में जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, तिरंगे शिद्दत और शान से फहराया जाता है। इसलिए मित्रों, भारत बदला है और मेरे से ज्यादा यहां व्यापार से और फाइनेंस से और इकोनॉमिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं।
मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी G20 का जिक्र हुआ। ये बात ठीक है कि वैकल्पिक तौर पर G20 की अध्यक्षता मिली, हर किसी देश को मिलती है, एक दो देश के किसी एक दो जगह इवेंट होता है और वो खत्म हो जाता है। भारत के 56 स्थानों पर G20 की अलग अलग इवेंट्स होंगे, 200 किस्म के होंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को हमारी मेजबानी का और आतिथ्य का पता लगना चाहिए कि हम किस तरीके से कमिटेड हैं, और केवल अपने देश के लिए नहीं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी इस तरीके की भावना रखने वाला देश भी भारत है। और इसलिए G20 की पंचलाइन यही है कि ये पूरा देश एक पूरी दुनिया परिवार है, और उस परिवार का भविष्य हमें रक्षण करना है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए अपनी लीडरशिप को डेवलप किया है, और इसलिए भारत केवल अब वो देश नहीं है जो अपनी सीमाओं तक सीमित है, वो देश नहीं है जो कभी कुपोषितों का, बीमारों का, तांत्रिकों का, सपेरों का देश कहा जाता था। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के खिलाड़ियों ने, भारत के सैनिकों ने, भारत के समाज सेवियों ने भारत की ताकत को दुनिया के समक्ष खड़ा किया है। और इसलिए हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आप भी जड़ों से जुड़े हैं। आपके पुरखों ने राजस्थान और भारत की धरती से दुनिया के तमाम देशों में अपनी पहचान और मुकाम बनाई है। मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें उल्लेख था कि जिस ब्रिटेन के हम लोग कभी उपनिवेश हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आज देश निश्चित रूप से बदल रहा है। देश के बदलने के लिए देश की जो ताकत है, देश का जो नेतृत्व है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें सब कुछ समाहित है। न किसी जाति का उल्लेख है, न किसी पंथ का, न किसी मजहब का। जो वंदे मातरम गाता है, भारत माता के जयकारा लगाता है, भारत में जो जाया है, भारत की जो गाता है, वो पूरा भारत के लोग हैं, बिना किसी जड़ता के, बिना किसी सीमाओं के। और मुझे लगता है कि जैसा 1893 में कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि हम कहीं किसी तरीके से कई बार जिक्र आता है ना, आप लोग आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं कि कई देशों ने युद्ध दिया, तो लोग पूछते हैं भारत ने क्या किया, तो पलट के लोग जवाब देते हैं कि हमने अहिंसा का पुजारी गौतम बुद्ध दिया, जो आज पूरी दुनिया के अंदर शांति और अहिंसा का एक तरीके का ऐसी प्रेरणा बने हुए हैं। उसी प्रेरणा को लेकर ये पूरा विश्व परिवार की तरह आगे बढ़े, और उसमें विश्व के कल्याण के साथ भारत के उत्थान की कामना भी हो। तो विवेकानंद जी ने जो कहा कि ये शताब्दी, ये समय होगा जब एक बार फिर से भारत माँ विश्व के गुरु के पद पर आसीन होगी, और हम लोग सब लोग उस वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग भारत के प्रति, मैं देखता था किस तरीके से जब जरूरत हुई तो यहाँ से भी कंसंट्रेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, किसी न किसी तरीके से लोगों को भोजन के लिए, पोषण के लिए कोई न कोई उपक्रम आप लोगों ने यहाँ किए थे, और उसी कारण हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई जीत पाए। मैं आप लोगों का आभारी और कृतज्ञ हूँ। हम बेशक राजनीति के लोग जरूर हैं, लेकिन समाज के लोग हैं, और समाज में हम सब लोग मिलकर समाज के सद्भाव की, भाईचारे की और देश के कल्याण की कामना करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे आज गौरव दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।